कहानी के स्टार्ट में हमें बोला जाता है, अगर तुमने इस स्टोरी को सिर्फ 5 मिनट भी दिए तो तुम इस वर्ल्ड के 1% बंदे में आ जाओगे, क्योंकि ये स्टोरी बाकी स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट है और ये भी न्यू है। तो इसको जरूर देखना, सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देखो और तुम्हें पता चलेगा कि ये स्टोरी कितना ज़्यादा औसम है। हमें यहाँ अंडरग्राउंड जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहाड़ों के बीच दो लोगों की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे एक बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम टियान था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर किंग था, लेकिन वो अपने क्लैन की तरफ से यहाँ पर लड़ने आया हुआ था युन नाम के एक बंदे के पास, जो कि 9 टेल फॉक्स था और अभी वो उससे बच के भाग रहा था। क्योंकि हमें बताया जाता है कि युन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है, वो अपने क्लैन का किंग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि युन यहाँ पर तियान को बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से मार रहा होता है। तियान की अब हालत नहीं होती कि वो युन से लड़ पाए, तभी हम देखते हैं युन उसे यहाँ पे एक और पंच करता है, जिस वजह से तियान दूर जाके गिरता है। यहाँ पर तियान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यान इतना ज़्यादा पावरफुल है। बस उसे इतना बताया गया था कि एक 9 टेल फॉक्स है जो कि पावरफुल होता है, तो वो उसे लड़ने आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि युन ने उसके सीने पे पैर डाला हुआ है और यहाँ पर वो उसे कह रहा है कि तो हमारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम मेरी टेरिटरी में घुसे कैसे। यहाँ पर वो इससे माफ़ी मांगने के बजाय टियान ने अपना साइज बड़ा कर दिया और मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो यान है वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि यान को पता है कि बड़े साइज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़े साइज़ से वो ईज़िली यहाँ पे हैंडल कर सकता है और साथ साथ वो जहाँ पंच मारेगा टियान को साफ साफ जाके पंच लगेगा। यान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था और इसी के साथ यान ने अपनी पावर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। उसने एक लंबी ब्रेथ ली और इसी के साथ पावर अपने अंदर गैदर की और एक पंच मारा, जिस वजह से हम देखते हैं तियान को बहुत तेज वो पंच लगता है। तियान के बड़े साइज़ की वजह से उसके पास भी कोई एडवांटेज नहीं था और इसी के साथ हम देखते हैं वो वंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि तियान का सर ही वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ पे हम यान को देखते हैं जो बोर हो रहा था, क्योंकि उसने अपने आसपास के जितने किंगडम थे, यहाँ तक कि ड्रैगन किंगडम, उन सबको यहाँ पे हरा दिया था। जब ड्रैगन उससे लड़ने के लिए आया था तो ड्रैगन को भी नहीं पता था कि यान कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसने ड्रैगन को भी ईजिली हरा दिया था। यहाँ पर आसपास की सारी टेरिटरी जीतने के बाद यहाँ पे वो आराम से अपने सिंहासन पे बैठा होता है। यहाँ पे वो सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो सोच रहा था उससे लड़ने के लिए तो अब कोई आता ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग उससे डर चुके हैं, तो सारे किंगडम उससे दूर ही रहते हैं। युन को सोए हुए कुछ टाइम भी नहीं होता और कोई उसकी आँख खोल देता है। युन जब उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक मॉन्क आया हुआ है, जो कि उसे फाइट करना चाहता है, क्योंकि उसने उसके शहर की सारी शांति भंग कर रखी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मॉन्क अपने शहर का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्क है, लेकिन ये 9 टेल फॉक्स के सामने कुछ नहीं, ये बात उसे भी पता है। यहाँ पे वो उसे लड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो पूरी तरह काँप रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं युन को, जो कि फाइट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। यहाँ पे उसे पता करने पे पता चलता है कि जो मॉन्क है वो इसलिए आया है क्योंकि उसने लगातार जो मॉन्स्टर को हराया है, इस वजह से हर तरफ की शांति भंग हो रखी है। ये सारी बातें उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि युन कहता है कि मुझे अभी इससे लड़ाई नहीं करनी, मैं इस मूड में नहीं हूँ, मैं अभी सो रहा था, इसने मेरे आँख नींद खोल दी है। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं मॉन्क को, जो कि यहाँ पर घबराते हुए बोल रहा होता है, मैं तुमसे यहाँ फाइट करने के लिए आया हूँ, तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और मुझसे फाइट करो। यहाँ पर हम देखते हैं युन को, जो कि उसकी बात नहीं सुनता और वो यहाँ से शांति से चला जा रहा होता है। वो कहता है मैं अभी फाइट करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्क को, जो कि यहाँ फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है और यहाँ पे वो फाइट करने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो उसकी तरफ यहाँ पे छड़ी लेके बढ़ता है। तभी हम युन को देखते हैं, जो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि उसके ऊपर अटैक हो चुका है, तो वो शांति से वहाँ से उछल जाता है। यहाँ पे उनका मूड नहीं था फाइट करने का, तो इसलिए वो बिल्कुल डॉज कर रहा था आसानी से उसे। तभी हम देखते हैं मॉन्क को, जो वो लगातार उसके ऊपर पाम अटैक करने लगता है, जिससे भी यहाँ पर युन ईजिली बच रहा था। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत उसको चोट आती है, जो कि उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वो कह रहा था कि मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ पे मुझसे फाइट मत करो, क्योंकि मेरा अभी मूड नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्क रुकता नहीं और उसके ऊपर अटैक कर देता है। युन भी ईजिली उसे डॉज करता है और लास्ट में उसके चेस्ट पे हाथ डाल के कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। इसी के साथ वो उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे हमें युन कहता है वो अपनी जगह का सबसे पावरफुल इंसान हो सकता है, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ और मैं अभी मूड में नहीं हूँ कि मैं उससे फाइट करूँ, क्या पता मैं उसे मार दूँ। इस वजह से मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता, मैं किसी से भी अभी जंग करने के मूड में नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं वो मॉन्क उसके सिर्फ एक हाथ लगाने से कितना ज़्यादा दूर जाके गिरता है। उस मॉन्क को भी ये बात पता थी कि उसे फाइट करके जीत नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं मॉन्क को, जो कि अनकॉन्शियस हो चुका होता है, वो बेहोशी की हालत में था। तभी यहाँ पर युन का असिस्टेंट कहता है कि वो बेहोश हो चुका है। युन कहता है उसे ऐसे ही रहने दो, वो खुद उठ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि युन वहाँ से शांति से चला जा रहा होता है गुनगुनाते हुए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो किसी से फाइट करे या कोई टेरिटरी को अपनाए। यहाँ पे उसका मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि अब उससे कोई भी पावरफुल बंदा
बंदा लड़ने के लिए नहीं आता था। तभी हम देखते हैं उस मॉन्क को जो कि हमेशा उससे लड़ने के लिए आया करता था, क्योंकि उस मॉन्क को इससे जीतना था। तभी हम देखते हैं उस मॉन्क को जो कि अपने साथ एक दोस्त को भी लेके आ चुका था, जो कि उसकी मदद करेगा युन को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जो कि उससे फाइट करने के लिए आया हुआ था। तभी हम देखते हैं युन को, जो इसको भी अब मज़ा आने लगा था उन लोगों से फाइट करने में, लेकिन फिर भी वो बोर होता रहता था क्योंकि इन लोग की फाइटिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो यहाँ पर मॉन्क को ईजिली हरा देता है और साथ साथ उसके साथ आए हुए दोस्त को भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से युन को गुस्सा आ जाता है, वो उन दोनों का गला पकड़ के यहाँ पे दबा के मार देता है और कहता है, मैंने कहा था मुझे मूड नहीं है और अब तुम लोग मरने वाले हो, और इसी के साथ मैं तुम दोनों की कहानी ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरे को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कहते हुए वो उन दोनों को मार के आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं युन को कह रहा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं युन को एक आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है कि आखिर अब कौन आ गया मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि अभी उसने जिसको मारा है यहाँ पे उसकी सिस्टर आई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों बंदे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आए हुए थे, और जब तक वो युन को हरा नहीं देते उनको अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। युन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है ये देख के कि उसके वजह से किसी की मौत हुई और जिसके वजह से उसकी सिस्टर रो रही है। ये देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी सिस्टर ने उन दोनों का फ्यूनरल कर दिया है, लेकिन वो शहर वापस नहीं जा सकती, इस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा दुखी है इस वक्त। तभी हम देखते हैं युन को, जो कह रहा होता है वो खुद को संभाल लेगी। कुछ टाइम बाद ह्यूमन खुद को संभाल ही लेते हैं और टाइम के साथ वो सब के सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलती आपकी है जिसकी वजह से उसका सब कुछ छिन चुका है और वो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा दुख में है, तो आपको उसका ज़रूर साथ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं युन को, जो कि कहता है कि मैं ह्यूमंस के बीच में नहीं पड़ना चाहता, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वो कहता है कि सर वैसे भी आप बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं, तो आपको किसी का साथ चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके लिए कुछ ह्यूमन फूड लेके जाता है जो कि उसके पास रखा हुआ था। हम देखते हैं युन को, जो उसको अप्रोच करता है कि वो उसके साथ चले। यहाँ पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसे पता था कि युन ने ही उसके भाइयों को मारा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था कि युन उसे भी मार देगा जब वो खा लेगी, लेकिन युन यहाँ पे उसे बोलता है कि वो उसके साथ चल सकती है। वो उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है और ये भी वादा करता है कि आज के बाद कभी भी कोई उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा जब तक वो उसकी टेरिटरी में रहेगी। यहाँ पे वो लड़की इसकी बात मान जाती है और तभी हम देखते हैं कुछ महीनों के बाद का सीन, जहाँ पे वो लड़की बहुत खुश थी और उन लोगों के साथ घुल मिल गई थी। यहाँ पर युन ने उसे सारी सुविधाएं दी थी, जहाँ तक कि खाना, और यहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पे अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसका जो पास था वो अब सब कुछ जा चुका था। युन भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि उसे कोई मिल गया था जिसे देख के वो खुश रह सकता है। हमेशा की तरह दिन गुजरते हैं और यहाँ पे युन बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे युन उससे देख के ही खुश था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक दिन उस लड़की को किसी ने मार डाला, जिस वजह से युन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उस लड़की को फांसी लगा के मारा गया था बहुत बेदर्दी से, जिस वजह से युन इतना गुस्से में था, क्योंकि उसने उस लड़की से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे उसके असिस्टेंट ने बताया कि हमारी टाउन के बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने उस लड़की को मारा है, हमें वजह नहीं पता चल पाई है। युन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब उस लड़की का बार बार वो फेस देख रहा था तो उसे एक ही चीज़ पता चल रहा था कि उस लड़की को बहुत दर्द दे के मारा गया है। युन को समझ नहीं आता कि उसके साथ जब ऐसा कराया गया तब वो कहाँ था। ये सब सोचते हुए वो बहुत गुस्से में था, यहाँ तक कि उसने ये भी सोच लिया था कि इस दुनिया का जो भी इंसान उसके सामने आएगा वो उसे ख़त्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कुछ मर्चेंट रोड्स को, जो कि यहाँ पे उस खून में शामिल थे। उन लोगों ने बोला कि हमारी कोई गलती नहीं थी, पर यहाँ पे युन ने उन लोग की बात नहीं सुनी और इसी के साथ उन लोग को मार दिया। वो उन सबको बहुत बेदर्दी से मार रहा था ताकि उन्हें दर्द का एहसास हो। यहाँ पे हम एक वुल्फ को देखते हैं जो कि भाग रहा था डर के मारे अभी युन से। उसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम्हारे जानने में आती है, वरना मैं उसे कभी भी हमला नहीं करता और हमें तो इसके लिए कॉन्टैक्ट दिया गया था। तभी हम देखते हैं युन बिना कुछ सुने सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन मोड़ देता है। यहाँ पे वो एक पीढ़ी से भी लड़ने जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। युन ने कभी भी उसे लड़ने का नहीं सोचा था, क्योंकि वो पीढ़ी सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, लेकिन आज वो उससे लड़ने के लिए आया था क्योंकि उस लड़की को मारने में इसका भी हाथ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि युन बिना कुछ सोचे डैग उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम्हें उस लड़की को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। और इसी के साथ हम देखते हैं उसने अपने टाउन के हज़ारों लोगों को मार दिया है। यहाँ पे खून की नदियाँ बह गई हैं क्योंकि सिर्फ उस लड़की के लिए। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 9 टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे यून कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने उस लड़की को मारा नहीं होता तो आज तुम लोग जिंदा होते। यहाँ पे उनके परिवार में आने वाले 60 लोगों को भी उसने ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे इतनी खून निकल चुका था और खून की नदियाँ बह चुकी थी कि हम देखते हैं कि उनके बीच से एक लाइट चमकती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक लोटस जन्म ले रहा था। यहाँ पे यून कहता
आता है कि अब ये क्या चीज़ है, क्या इससे भी मुझे फ़ाइट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उस लोटस के आसपास बहुत ज़्यादा खून होता है, जिसके बाद उसके अंदर से लाइट चमकती है और एक आवाज़ आती है कि तुमने एक गलती की है, तुमने इतने ज़्यादा डीमंस को मारा है, क्या तुम्हें पता है। यून कहता है कि आखिर अब तुम कौन हो, क्या तुम भी फाइट करने आए हो। यहाँ पे यून की बात सुन के वो फ्लावर जवाब देता है कि नहीं, तुमने यहाँ पर प्रकृति के साथ बहुत गलत किया है। तुमने हज़ारों डीमंस को मार दिया है जो कि यहाँ पर बहुत सारे काम को संभाल रहे थे, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो कोई वजह नहीं थी उनकी जान लेने की। सिर्फ एक लड़की के लिए तुमने इतने लोगों की जान ली है। और तभी वहाँ पे बहुत तेज लाइट चमकने लगती है। यून को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। उसके चारों तरफ वो लाइट आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि यून को वो कवर कर लेती है और यून एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। यहाँ पर यून के सामने खुद गॉड आते हैं और उससे कहते हैं, तो बच्चे तुम कौन हो। यहाँ पर हम देखते हैं यून को जो बहुत ज़्यादा शौक था ये देखने के बाद कि खुद गॉड उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। गॉड उसे कहते हैं कि तुमने हज़ारों की तादाद में डीमन को मारा है, जो कि नॉर्मली मुमकिन नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। तुमने तो अपने जानने वालों को भी नहीं छोड़ा, सिर्फ एक के लिए। ये सुनने के बाद यून कहता है कि मेरी गलती नहीं है, उन लोगों ने एक ऐसे को मारा था जिसको प्रोटेक्ट करने की कसम मैंने खाई हुई थी, और सिर्फ मैंने इसके लिए उन सबको ख़त्म कर दिया। और इस बात से वो बिल्कुल गुस्से में था और कह रहा था कि अगर मुझे और भी लोग मिले तो मैं उन्हें भी ख़त्म कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद गॉड कहते हैं कि इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, पर उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ह्यूमन बन के देखना चाहते हो कि आखिर ह्यूमन की ज़िंदगी कैसी होती है। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद गॉड को पता चल जाता है कि यून बिल्कुल भी यहाँ पे मूड में नहीं है, क्योंकि यून अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। यून को वो एक और ऑफ़र देता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यून सोचता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया है करने को, तो वो ये कर सकता है। यून मान जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यहाँ पे हमें गॉड की शर्त पता चलती है। यहाँ पे गॉड उसे कहता है कि तुम्हें हज़ारों सालों तक एक जगह पे बंद रहना होगा। यून बिना कुछ सोचे उस जगह पे चला जाता है और कहता है कि ये सब तो नॉर्मल है मेरे लिए। इसके बाद हम देखते हैं हज़ारों साल बाद जो बीत चुका होता है, उसके बाद हम देखते हैं यून को, जो कि अभी उसी जगह पे बैठा होता है। उसने उस जगह को बहुत ज़्यादा ही ठीक कर दिया है अपने रहने लायक, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। हज़ारों साल पता नहीं कैसे बीत गए। यहाँ पे ये यून हमें यही बात बता रहा होता है। यून कहता है कि हज़ारों साल बीत चुके हैं और मुझे यकीन है गॉड जल्दी आएंगे। तभी वहाँ पे एक रोशनी आना शुरू हो जाती है, जिसे यून समझ जाता है कि गॉड आने वाले हैं उससे खुद बात करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने कुछ सामान बनाए होते हैं जिससे वो अपना टाइम पास करता था, ताकि उसके हज़ारों साल जब निकले तो उसे पता चल चुका हो कि हज़ारों साल निकल चुके हैं और ये उन्हीं की मूर्तियाँ थी कि हर एक साल में एक मूर्तियाँ बनाया करता था। तभी हम देखते हैं यून को जो गॉड के सामने होता है और गॉड कहते हैं तुमने मेरी कंडीशंस को माना तो मैं भी तुम्हें एक नई ज़िंदगी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें पता है कि दूसरी शर्त क्या थी और वो तुम्हें पूरी करनी है। ये सुनने के बाद यून बिल्कुल भी नहीं सोचता और कहता है मेरी ज़िंदगी में वैसे कुछ रह नहीं गया है और मुझे ये सज़ा तो झेलनी थी, पर उसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। गॉड अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं मुझे वो दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं यून बिना कुछ सोचे कहता है अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन बस यही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हर डीमन फॉक्स के पास एक पावरफुल पिल होती है जो उनकी बॉडी के अंदर होती है, जिससे उन्हें पावर मिलती है, जिसे अभी यून निकाल रहा है। जिसके बाद वो अपने मुंह से वो पिल निकाल के गॉड को देता है और कहता है मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे। जिसके बाद वो पिल सीधा गॉड को दे देता है, जिसके अंदर उसकी आज तक की ज़िंदगी की सारी पावर थी जो कि उसके अंदर रखी हुई थी। यहाँ पे गॉड वो पावर लेने के बाद कहता है तो ठीक है, तुमने मेरी सारी कंडीशन फुलफ़िल कर दी है, तो अब मैं तुम्हारी कंडीशन भी मानूंगा। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ पहले से ही कि अगर तुम यहाँ पे ह्यूमन बनते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो उसमें मेरा दोष नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी ना बीते, इसलिए मेरे को कभी मत बोलना। जिसके बाद हम देखते हैं यून को जो कहता है मुझे पता है वैसे भी अब कुछ रह नहीं गया है। जिसके बाद हम देखते हैं एक लोटस के फूल को जो कि गिर रहा होता है, जो कि गिरते गिरते ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है डीमन वर्ल्ड से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फूल धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और जाकर एक बॉडी को टच करता है। वो फ्लावर धीरे धीरे उस बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर यून की सोल थी। वो सोल उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। हमें पता चलता है कि इस बॉडी का ओनर बहुत टाइम से बेहोश था, वो मरने ही वाला था। तभी इस बॉडी के अंदर यून आ गया। हमें पता चलता है उसकी नैनी जो उसका ख्याल रखती है वो अभी उसके कमरे की तरफ बढ़ रही है। वो धीरे धीरे सीधे चढ़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ती है और जब वो कमरे का गेट ओपन करती है तो ये देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ। वो बहुत तेज़ी से चीखती है कि यहाँ पर मास्टर जाग चुके हैं और ये बात चारों तरफ गूंजने लगती है।
और ये बात सुनने के बाद तो बाकी लोग भी हैरान थे। यहाँ पे नैनी बहुत ज़्यादा ही हैरान थी कि आखिर वो उठ कैसे सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने उम्मीदें छोड़ दी थी। उसको उठा हुआ देख के वो इतना ज़्यादा घबरा चुकी होती है कि उसके हाथ से सामान छूट जाता है। ये खबर जल्दी से उसके डैड के पास पहुँचती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके डैड यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वो इस पूरी जगह को खुद संभालते हैं। हमें पता चलता है कि एक नौकर ने आके उन्हें ये बात बताई है और बोला है कि जल्द से जल्द घर पहुँचे। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना है। जिसके साथ उनका एक नौकर भी था जो उन्हें बहुत तेज़ी से घर की तरफ लेके जाता है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ यून को देखते हैं जो उस बॉडी में आ चुका था और वो बॉडी को अपनी अपनी बॉडी को देखने लगता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर गॉड मुझे ऐसी बॉडी में कैसे भेज सकते हैं जो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि मैं अपने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान था। और ये सब सोचते हुए उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन तभी वो सोचता है कि मेरे दिमाग में कुछ मेमोरीज आ रही हैं। तब उसे पता चलता है ये मेमोरी इसी बॉडी के ओनर की है। वो थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेस हो चुका होता है इस मेमोरी को देख के, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और वो बोलता है कि लेकिन ये बॉडी चाहे कितनी भी कमज़ोर हो, गॉड ने मुझे बोला था कि मैं उससे कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकता, क्योंकि उसने मुझे पहले इस बारे में बता दिया था। और साथ साथ ये बंदा बहुत टाइम से बीमार था, तो मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे अपने आप को जो दोस्त दे रहा था उसे छोड़कर बोलता है कि मुझे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। इसी के साथ वो बोलता है कि अब मुझे देखना होगा कि आगे मुझे क्या करना है, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं पता। और तभी ज़मीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बैठा ही होता है कि उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि इस बॉडी में तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं कुछ देर खड़ा हो पाऊँ। आखिर मैं किस तरीके की बॉडी में आ चुका हूँ। जो सोचते हुए उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो सोचता है कि क्या मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्या मेरे को खुद को ख़त्म करने के बाद मैं किसी और बॉडी में पहुँच जाऊँगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो अपने आप को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसी के साथ वो सोचता है वो पावरफुल बनेगा। सोचता है कि गॉड ने उसके साथ ज़रूर धोखा किया है जानबूझ के, क्योंकि उसने इतने लोगों को जो मारा था। इसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है अब मुझे देखना होगा कि आखिर मैं किस तरीके से इस बॉडी को पावरफुल बना सकता हूँ, क्योंकि अब रहना तो इसी बॉडी में है मेरे को। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके डैड आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि इस बॉडी के ओनर का नाम भी यून है। ये सुनने के बाद वो समझ जाता है कि उसको सिमिलर बॉडी में भेजी गई है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसे यहाँ पे पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है जो उसे खाने का मिल सके। यहाँ पे वो ड्रॉट खोलता है और सामान ढूंढना शुरू कर देता है ताकि उसे कुछ खाने का मिले। लेकिन तभी इस बॉडी के ओनर का यहाँ पर डैड आ जाता है और वो कहता है कि यून तुम ठीक हो। जिसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और कहा था कि तुम अब नहीं जाग सकते, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर उठोगे। हमें पता चलता है कि यून के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो कोमा में चला गया था और लगातार बहुत सालों से कोमा में था। अभी जस्ट उसकी आंखें खुली है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पे वो रो रहा था और कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम ठीक हो जाओगे और मैं कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि पूरे शहर में ऐलान कर दो कि मेरा बेटा उड़ चुका है। और इसी के साथ नैनी वहाँ से चली जाती है और उसके लिए कुछ खाने का लेके आती है। उसको यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। यहाँ पे यून को पता नहीं होता कि जो ह्यूमन है वो किस तरीके से खाना खाते हैं, पर वो यहाँ पे चम्मच देख के समझ चुका होता है कि उसी से उसे खाना खाना है। फिर वो धीरे से खाना खाना शुरू करता है। उसे नहीं पता होता उसको खाने का टेस्ट कैसा लगेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर मीट खाता था या फिर कोई और चीज़। इसने कभी भी ह्यूमन फूड नहीं खाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ह्यूमन फूड खाता है, जिस वजह से उसका मुंह बहुत अजीब बन जाता है। उसका डैड को लगता है कि उसके टेस्ट बड खराब हो चुके हैं, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा ये खाना। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जो यून है वो बहुत शौक होता है कि आखिर ह्यूमन फूड इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। नैनी को लग रहा होता है कि वो गाना बहुत ज़्यादा गंदा बना है और वो घबरा चुकी होती है। लेकिन तभी वो आवाज़ सुनती है जहाँ पे यून कहता है कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मुझे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। इसी के साथ वो खाना बहुत तेज़ी से खाना शुरू कर देता है और कहता है मुझे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें जितना चाहिए तुम खा सकते हो, पर इसे धीरे से खाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यून इस बात से बहुत खुश होता है कि उसके साथ सब कुछ सही चल रहा था कि उसके डैड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज यहाँ पर पार्टी दी जाएगी सबको, वो भी उनके डैड की तरफ से, क्योंकि आज उनका बेटा बहुत सालों बाद कोमा से जागा है। जिस बात से सारे लोग खुश थे और ये जश्न बहुत तेज़ी से मनाया जा रहा था। यहाँ पर यून की जो बहन थी उसके पास ये बात पहुँचती है। उसकी मेड बताती है कि आपका भाई बहुत सालों बाद कोमा से जाग चुका है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक होती है और शौक की वजह से वो अभी जो किताब पढ़ रही थी उसके हाथों से गिर जाता है। वो गुस्सा होते कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरा भाई जाग चुका है और सबसे बाद मेरे पास ये खबर पहुंची है। वो इस बात से गुस्सा होती है
तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे यून भाग के अभी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उन्हें वहाँ पर काम करने वाले लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर बदल चुके हैं और कभी भी ट्रेनिंग नहीं किया करते थे जब वो यहाँ पर कोमा में नहीं गए थे। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर बदल चुके हैं कोमा से जागने के बाद, क्या वो ट्रेनिंग करके अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। ये सारी की सारी बात एक बंदा सुन लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हाई रैंक का ऑफिसर अगर हमारी बातें सुनेगा तो ज़रूर हमारे ऊपर कोई पनिशमेंट आ सकती है। ऐसी बातें तुम्हें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। हम यून को देखते हैं जो अभी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसे अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना था, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थी। यहाँ पे उन वर्कर की बातें ख़त्म ही होती है कि तभी वहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये लोग सोच रहे होते हैं कि उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर ही उनके साथ क्या हुआ है। वो जब से उठा है वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा लगता है वो अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना चाहता है। अभी हम यहाँ पे उनको देखते हैं जो यहाँ पे भागने के बाद एक जगह पे रेस्ट करता है और यहाँ पर वो माना अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जो एयर के अंदर हो, लेकिन उसे पता चलता है कि ये चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है, इस वजह से वो यहाँ पे माना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर सकता और यहाँ तक कि उसकी बॉडी इतनी पावरफुल भी नहीं है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो गार्ड्स के पास जाता है और कहता है कि आपको मेन रोड खोलना होगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है। गार्ड्स उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर किंग की परमिशन नहीं होती। यहाँ पर यून कहता है कि आखिर क्या चल रहा है, मुझे किसी भी तरीके से बाहर जाना है और उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाता है ये सोचते हुए कि आखिर वो बाहर कैसे जा सकता है। और वो वापस से रिलैक्स होकर यहाँ पे मेडिटेशन करने लगता है ताकि वो माना अब्जॉर्ब कर पाए किसी तरीके से, लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतनी आसानी से कहीं से भी माना अब्जॉर्ब कर ले। तभी उसकी आंखें खुलती है, कुछ आवाज़ आती है उसके सामने। तो जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने उसकी बहन होती है जो कि उसकी छोटी बहन थी। वो कहती है कि आप जाग चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि एकदम से उसको यहाँ पर पास्ट की सारी चीज़ें याद आने लगती है, जहाँ पे उसके मदर के जाने के बाद उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी, जहाँ पे वो उसके लड़के रो रही थी और यहाँ पर यून को सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है कि आखिर इस बॉडी के ओनर के साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था जब उसकी मॉम मर गई थी। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि आप इतने सालों बाद उठे हैं, क्या आपको याद नहीं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे यून कहता है मुझे पता है अच्छे से कि तुम कौन हो। यहाँ पे वो कहता है मुझे पता है तुम मेरी छोटी सिस्टर हो। और यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है चलो आपको कुछ तो अच्छे से याद है। जिसके बाद उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा आप मुझे बता दो, मैं आपके पास आके ज़रूर बैठा करूँगी। जिसके बाद वो कुछ कुकीज़ निकालती है जो कि उसकी मेड बाजार से लेके आई हुई थी। ये कुकीज़ टेस्ट करता है यून। उसके बाद वो कहता है कि ये कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि यून ने कभी भी ऐसी कुकीज़ नहीं खाई थी, इसलिए वो लगातार तेज़ी से कुकीज़ खाने लगता है। उसकी सिस्टर कहती है अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए और मंगवा दूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं यून को वापस से अपना पास्ट याद आने लगता है उसी लड़की के बारे में। वो कहता है कि मैं उसके बारे में भूल नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उसके लिए क्या हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं यून को जो कह रहा होता है कि लेकिन अब मुझे इस बॉडी को बस पावरफुल बनाना है, मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी का सब कुछ भूलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी सिस्टर कहती है कि आप मुझे बता देना जब भी आप फ्री हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खाने की जगह पे बैठा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत ज़्यादा खाना रखा होता है, क्योंकि उसे अपने डैड से कहा था कि उसे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था पहले, तो इसलिए उसकी भूख बहुत ज़्यादा थी। चाहे अभी वो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में आ चुका हो, लेकिन उसकी भूख अभी कम नहीं हुई थी। जहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने खाना आते ही वो खाना खाना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो बिल्कुल जानवरों की तरह खा रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि ह्यूमन किस तरीके से खाते हैं। और उसे इस तरीके से देख के उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतनी अजीब तरीके से कैसे खा सकता है। और उसके डैड को लगता है कि उनके बेटे को यहाँ पे कोमा से उठने के बाद जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो डायरेक्ट एक मछली को सीधा निकल जाता है और ये सब देखते हुए वो लोग समझ नहीं पा रहे होते अगर उसके साथ गलत क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने जितने भी मीट या फिर फिश आती है वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली चबा जा रहा था, जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी आसानी से नहीं कर सकता। उसके डैड कहते हैं तुम्हें तमीज़ में खाना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं कि तुम एकदम से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। यहाँ पे उसके डैड समझा रहे होते हैं कि तुम जब से बेहोशी की हालत से बाहर आए हो तुम बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे हो। यहाँ पर वो यून को समझा रहे होते हैं कि उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, वरना राज्य में ये सारी अफवाह फैल जाएगी कि उनका बेटा उठने के बाद बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। वो उसे सारी बातें समझाते हैं जो उन्हें करनी चाहिए। जिसके बाद यून कहता है कि वो ज़रूर अगली बार से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा, लेकिन वो कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है ताकि वो कुछ ट्रेनिंग कर पाए। यहाँ पर उसके डैड मान नहीं रहे होते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाए, क्योंकि
उन्हें लग रहा था कि अभी उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जब उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम किस लिए जाना चाहते हो, तो यून यहाँ पे एक बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं अकेडमी जाना चाहता हूँ। उसके डैड खुश होकर यहाँ पे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं तुम अकेडमी जा सकते हो, उसके लिए मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद यून कहता है मुझे पता था इस बारे में वो कभी मना नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अकेडमी का बहाना दिया, लेकिन बाहर जाके तो मुझे घूमना है और माना ऑब्जॉर्व करना है। यहाँ पे वो इतनी गर्म कॉफ़ी को पी रहा होता है जिसे देखकर यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यून की बॉडी अब एक ह्यूमन बॉडी बदल चुकी है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन होता है। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम यून और उसके फादर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे। उसके फादर उसे बता रहे थे कि तुम्हें शांति से बाहर जाना है, कोई भी बदमाशी नहीं करनी है जिससे हमारा नाम फिर से ख़राब हो। यहाँ पर उनकी बातों पे हाँ कहते हुए यून कहता है कि अब वो वहाँ से जा रहा है अकेडमी के लिए, जिसके लिए उसके फादर भी हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। जहाँ पे यून एकदम शांति से गेट से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। वो सोच रहा होता है इस बार गार्ड ओपन तो करेंगे ना गेट, जिसके बाद गार्ड्स गेट को ओपन कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बाहर जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है मैं कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार मुझे आज़ादी मिल ही गई है। जिसके बाद वो रास्ते पे चलते हुए जा रहा था जहाँ पर वो सामने कुछ नहीं देखता। यहाँ पे वो बिल्कुल आग बंद करके चल रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा था बहुत टाइम बाद बाहर आके। जिसके बाद वो एकदम से उछलता है और किसी पेड़ की टहनी को तोड़ देता है जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। वो उन पत्तों को हवा में उछाल देता है और कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। हम वापस से उसी विला का सीन देखते हैं जहाँ पर यून रहा करता है। यहाँ पे हम किंग को देखते हैं जिसे बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ था। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट उसे कहने लगता है कि आपको यून को इतनी जल्दी वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। इस पे किंग कहते हैं कि मैंने इसलिए भेजा है उसे क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा है, अगर हम उसे बाहर नहीं भेजते तो उसकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती थी। इस बात पे वाइस प्रेसिडेंट करता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि हम उसे अकेला भेज दें। हमें ज़रूर उनके साथ गार्ड को भेजना चाहिए था ताकि उनकी प्रोटेक्शन कर पाए। यहाँ पे उनके फादर कहते हैं मुझे लगता है वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर पाएगा और आने वाले वक्त में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग बनेगा। ये सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहने लगता है कि हाँ ऐसा मेरे को भी लगता है, क्योंकि वो उठने के बाद से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल दिख रहे हैं और लगता है कि वो अपनी एनर्जी को लगातार बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम एक नौकर को देखते हैं जो उन दोनों के पास आता है और कहता है कि यून वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद उसके फादर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि यून इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। यहाँ पे वो यून का हाल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। उसको कई जगह पे चोटी लगी होती है और साथ साथ उसके कपड़े गंदे होते हैं। उनके फादर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है जिस वजह से तुम वापस आ गए, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने में बहुत टाइम था। जिसके बाद उसके टीचर के पास पहुंचते हैं अकेडमी में, जहां पर उनका टीचर कहता है कि यून को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। उसके पूछने पे पता चलता है कि यून ने 6-7 लड़कों से लड़ाई की है और साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा गंदा मारा है। उसके टीचर से बोलने पे कि यून तो इतने टाइम से कोमा में था और जस्ट अभी बाहर आया है और उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। उसका टीचर नहीं मानता कि ये बंदा अभी कोमा से बाहर आया है, क्योंकि कोमा से बाहर आने के बाद किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती। यून कहता है कि उसने ही उन सारे बच्चों को मारा है। ये बात सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं उसे यकीन नहीं था कि यून ऐसा कर सकता है, क्योंकि यून के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी। यून कह रहा था कि नहीं, उन सातों को मैंने ही मारा है। यहाँ पर टीचर भी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ये सामने सामने वो इस चीज़ को कबूल कर रहा है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे यून का डैड कहता है कि वैसे अगर यून ने ऐसा किया है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे यून बताने लगता है कि उन लोगों ने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे परेशान किया था, लेकिन टीचर अपनी बात से नहीं मुकरता और कहता है मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से एक्सपेल कर रहा हूँ, चाहे तो तुम जो करना है कर लो, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के दम पे तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, तुम लोगों ने लड़ाई की है। यहाँ पे उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मेरे सिटी में ही तुम्हारी एकेडमी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी एकेडमी को ही ख़त्म करवा सकता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर टीचर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं सकता किंग के सामने। किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि यून ऐसा कर सकता है। जिसके बाद वो यून को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि तुमने ऐसा काम किया, अगर उन लोगों ने तुम पर हमला किया था तो तुमने बिल्कुल सही काम किया है। जिसके बाद यून उनके साथ जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यून को कुछ समझ में आता है और तभी वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है। यहाँ पर उसके फादर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब यून को क्या मिल गया है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था, पर वो शांत होकर खड़ा हुआ था और कहता है कि हमें शायद यून को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, क्या पता वो अपने आप कुछ काम करे और अपने आप को पावरफुल बनाए। हम फिर रोज़ का सीन देखते हैं, जहाँ पर रोज़ का रोज़ यून बाहर जाया करता था और इस बार गार्ड्स उसे रोकते नहीं थे। वो बाहर जाके मेडिटेशन किया करता था और अपने अंदर जो की होती है उसे गैदर करता था। इसके बाद हमें पता चलता है वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ता था जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती थी।
वो खुद से ही ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पे वो हर चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था जो वो अपनी पिछली ज़िंदगी में करना चाहता था, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता तो आसपास की चीज़ें तबाह होनी शुरू हो जाती थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभी अपने फादर के साथ यहाँ पे एक जगह पे बैठा होता है, जहाँ पे उसके फादर उससे बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उसे अपने लिए एक टीचर ढूंढ लेना चाहिए, एक ऐसा मास्टर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और वो आने वाले वक्त में उसे बहुत कुछ सिखा पाए, क्योंकि उसे सिखाने के लिए वो किसी भी मास्टर को भी नहीं रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यून अपने लिए खुद एक मास्टर को चूज़ करे। वो कहता है कि आने वाले वक्त में वो ज़रूर अपने लिए कोई अच्छा मास्टर चूज़ करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो खुद ट्रेनिंग करना चाहता है। उसके फादर भी इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बात पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना होगा, कि हो सकता है कि तुम्हें आने वाले कुछ ही वक्त में यहाँ पर सारा कुछ संभालना पड़ जाए। ये बात हमें तो पता ही नहीं जाती कि आखिर उसके फादर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हम यून को देखते हैं जो बिल्कुल शांत होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उस बात को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसके डैड कह रहे थे कि क्या वो मार्शल आर्ट को सीखना चाहता है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि उस मॉन्क को ने भी मार्शल आर्ट को ही सीखा हुआ था, जिसकी वजह से वो मेरे से फ़ाइट कर रहा था, पर मुझे जैसा याद है मैंने उसे हरा दिया था। लेकिन ऐसी ज़िंदगी में मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो मुझे मार्शल आर्ट तो सीखना ही होगा अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर वो अपने डैड को हाँ कह देता है कि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। उसके डैड भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका जो बेटा है उनकी बात में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर इस बात से वो बहुत खुश थे और कहते हैं कि मैं कल तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर वो मिल के उसे यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आए हुए थे। जब तक उनका कोई मास्टर नहीं है तब तक वो उसे खुद सब कुछ सिखाने वाले हैं। फिर उन्हें बताने लगते हैं कि हमें यहाँ पर एक की गैदर करनी होती है अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम मार्शल आर्ट सीख पाते हैं। मार्शल आर्ट के लिए भी हमें कुछ पावर चाहिए होती है। यहाँ पर यून कहता है कि हाँ वो ये सब करने के लिए तैयार है। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आके बैठना होगा। यहाँ पर वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर उसके फादर और वाइस प्रेसिडेंट उसे समझाते हैं सबसे पहले उसे की को गैदर करना सिखाया जाएगा। ये सुनने के बाद वो कहता है वो तो मुझे पहले से ही आती है, लेकिन वो ये सारी बातें उन्हें बता नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरी तरीके की घी को गैदर करता है जो कि डीमंस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस वाइस प्रेसिडेंट और साथ साथ उसके फादर आगे आके बैठ जाते हैं। वो दोनों उसकी यहाँ पर जो ब्लॉक नर्व्स हैं उन्हें खोलने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग प्रोसेस शुरू करते हैं और इसी के साथ उसके फादर उसके गले पे हाथ रखते हैं और प्रोसेस शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक मास्टर को देखते हैं जो गधे पे बैठा होता है और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे यहाँ पर किसी डीमन की प्रेजेंस महसूस हुई थी, इसलिए वो इधर की तरफ आ रहा था। हम यहाँ पे देखते हैं यून को जो कि बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ कर रहा था और इसकी वजह हमें बताई जाती है कि यून की बॉडी के अंदर पहले से ही की गैदर थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से एकदम से उसे बुखार चढ़ गया था। उसके डैड बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और बोला था कि जल्दी से आकर डॉक्टर को बुला के लाओ। प्रेसिडेंट भी बहुत यहाँ पे घबरा गया था। वाइस प्रेसिडेंट दौड़ते हो गया और डॉक्टर को बुला के लाया। यहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग गलत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उस लड़के ने पहले से ही अपनी सारी की सारी नब्स खोल ली है और ये लोग जो कर रहे थे उस वजह से उसकी नब्स ब्लॉक हो रही थी, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा खून निकल रहा था। सुनने के बाद वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसे कुछ पता ही नहीं है और उसने खुद से अपनी नब्स खोल ली, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो सोच रहे थे कि क्या पता उनका बेटा हज़ारों सालों में पैदा होने वाला कोई एक ऐसा जीनियस हो। ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही और हैरान हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर उन्हें बताने लगता है कि इस लड़के के बॉडी में पहले से ही दूसरी की को गैदर किया जा चुका है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी और वो की तुम्हारी की से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अगर तुम इसके हार्ट पर हाथ रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसकी की जो पावर है वो तुम दोनों से ही बहुत ज़्यादा है। उसके डैड कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए वो सोचते हैं कि एक बारी उसके हार्ट पर उसे हाथ रख के देखना चाहिए, क्या पता जो डॉक्टर कह रहा है वो सच हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है अगर ये सच हुआ तो ये आज तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके डैड उसकी बातें सुनने के बाद बोलते हैं कि मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा कि आखिर तुम जो कह रहे हो सच है कि नहीं। डॉक्टर कहता है कि आप ट्राई कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसके हार्ट पर हाथ रखता है और जब वो उसके हार्ट पर हाथ रखता है तो वो इतना ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डैड ने आज तक की अपनी सारी ज़िंदगी में जो की गैदर की थी उस लड़के ने सिर्फ एक हफ्ते में कर ली। और ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक
मास्टर एंटर करता है, जो कि यहाँ पर गधे पे बैठ के आया हुआ था। ये वही मास्टर था। वो कहता है कि उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, यहाँ पे आज से उस लड़के को संभालने का काम मैं करूँगा। तभी हम देखते हैं यून को, जिसकी आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आसपास की चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो एक पहाड़ी पे आ चुका था जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। वो सोच रहा था, मुझे यकीन है लास्ट टाइम मैंने ये देखा था कि मेरे डैड मेरे नर्व्स को खोल रहे थे, पता नहीं यहाँ मैं कैसे आ गया। जिसके बाद उसको किसी की आवाज़ आती है, ये उसी मास्टर की आवाज़ थी। वो मास्टर कहता है, लड़के मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ पर हम उसी मास्टर को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो शॉक होता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो, तुमने आखिर मुझे किडनैप क्यों किया है। वो मास्टर कहता है, बच्चे शांत हो जाओ, मैं बस चाहता हूँ मैं तुम्हारी ताकत देखूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यून उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकते। यहाँ पर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यहाँ पे वो गुस्से में आ जाता है और यून कहता है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसी के साथ उसके ऊपर हमला करने का कह देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे जाने नहीं देगा तो उसके ऊपर हमला करेगा। ये सुनने के बाद मास्टर कहता है वो इस चीज़ को भी ट्राई कर सकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मास्टर की एक हाथ लगाने से ही ये उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। उस मास्टर ने मार्शल आर्ट को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखा था, हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है। इसके बाद उनकी बहुत देर बाद आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो उठ के बैठता है। वो अपने सामने वापस से उसी मास्टर को देखता है, जो कि अभी भी यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था। उसे कहता है कि तुमने एक बार ट्राई करके देख लिया है, मुझे लगता है तुम्हें बस अपनी पावर दिखाने पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे यून कहता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे फाइट करके तुम्हें हरा के अब यहाँ से जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर कहता है, तुम ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ यून आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर ने बहुत ईजिली उसके अटैक को डॉज कर लिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अभी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो उसे हरा पाए। हम देखते हैं वापस से मास्टर के एक ब्लो के साथ ही यहाँ पर यून बहुत दूर जाके गिरता है। यून की आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर से यून पिट रहा था, लेकिन उसे फिर भी सुकून नहीं आता। वो कहता है, जब तक अब इस मास्टर को हरा नहीं देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो मास्टर भी कह रहा था ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं जब तुम आसानी से हार सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं यून को जो कह रहा था कि अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, तो बुढ़े मास्टर तैयार रहना। ये सुनने के बाद मास्टर कहता है कि मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसी के साथ यून कहता है, अब मुझे अपनी सारी एनर्जी लगा देनी चाहिए, और वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे वो मास्टर उसको गुस्सा दिला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं दिखती है। तभी हम देखते हैं यून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर तुम नहीं बचने वाले। इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मास्टर हवा में उड़ जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यून की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यून ने जैसी पंच उधर बढ़ाया था तो सारी घास हवा में उड़ने लगी थी। मास्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है, इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा पोटेंशियल मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। उसके बाद वो कहने लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि यून उसके ऊपर आ चुका है, इतनी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करता है कि मास्टर बहुत मुश्किल से उसे डॉज करता है। हम देखते हैं यून जहाँ पर लैंड करता है वो ज़मीन फट जाती है, क्योंकि यून अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखते हुए मास्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे बहुत सालों बाद कोई ऐसा बच्चा मिला है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। हम यून को देखते हैं जिसके पास कोई चारा नहीं बचा था, तो एक पत्थर उठाता है और मास्टर की तरफ बुलो फेर देता है। हम देखते हैं कि वो मास्टर की तरफ उसी पत्थर से अटैक करने लगता है। वो मास्टर को जाके वो पत्थर लगने वाला था कि मास्टर दूसरी तरफ में हो जाते हैं और किसी तरीके से उस पत्थर को डॉज करते हैं। हम देखते हैं इस पत्थर को डॉज करने में मास्टर ने बहुत मुश्किल से किया है, लेकिन तभी यहाँ पर यून पहुँच जाता है और कहता है, यही तो मेरी ट्रिक थी। तभी हम देखते हैं कि यून उसके पास पहुँच चुका है और जब तक मास्टर पत्थर पर ध्यान दे रहे थे। इसी के साथ यून ने एक पंच मास्टर के पेट में मार दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा था, लेकिन मास्टर ने बहुत मुश्किल से उस पंच को सहा है, क्योंकि वो बच्चे के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकते। हम यून को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि मास्टर अब तुम नहीं बच सकते। तभी हम देखते हैं कि यून हैरान हो जाता है ये देखते हुए कि मास्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो पूछता है कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि मास्टर उसे एक पंच कर देता है और कहता है, मैंने कहा था बच्चे अभी तुम छोटे हो। तभी हम यहाँ पर वापस से विला का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाकी ये लोग आ चुके हैं। यहाँ पे वो मास्टर उसके डैड से बात करते हुए कह रहा होता है, उस बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। हमें पता चलता है कि उसका ग्रैंडफादर है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या आप यहाँ पर रुकने नहीं वाले। यहाँ पे वो मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि
क्योंकि अभी मेरे को और भी चीज़ें संभालनी है। मेरे पास खुद का एक किंगडम है जिसे मुझे संभालना है और तुम सबको संभालने की ज़िम्मेदारी भी तो मुझ पर ही है। यहाँ पे उसका फादर कहने लगता है, मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को कुछ सिखाएं, क्योंकि वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता और ना ही सेल्फ डिफेंस के बारे में। उसके फादर को वो बताने लगते हैं कि हमारे यहाँ का जो चौथा बंदा था, जो 24वां बंदा था, जो इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बना था, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था जितना तुम्हारे बेटे के अंदर है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे एज अ मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सारी बातें बताते हुए वो मास्टर खुद भी दुखी था। दूसरी तरफ हम यून का सीन देखते हैं, जो कमरे में बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि अभी तक मेरे को कोई मास्टर तो नहीं मिला, पर वो मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मुझे यकीन है कि वो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सिखा सकता है, तो मुझे उसे अपना मास्टर मान लेना चाहिए। ये सारी बातें कमरे में बैठ कर अभी यून सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर बाहर जाने लगता है। यहाँ पे उसका फादर भी उसके पीछे आ रहा था, उसे रिक्वेस्ट करते हुए कि उसके बेटे को कुछ सिखाए। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पे फिर से मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि यून उसे खुदा की ये बात बोले कि वो उससे कुछ सीखना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ पर यून खड़ा होता है और वो उसे कहता है कि मैं आपका यहाँ पर स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। और ये बातें कहते हुए वो उससे सॉरी भी कहता है। इसी के साथ वो वहाँ पर अपने पैरों पर बैठ जाता है। हम देखते हैं उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसका स्टूडेंट बनना चाहता है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। तभी हम देखते हैं कि मास्टर डायक इस बात को नहीं मानता। वो कहता है, मुझे नहीं लगता तुम सच में मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। इसी के साथ वो इस बात को मान जाता है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर जो उसका ग्रैंडफादर है उसे खुद सिखाने के लिए आए हुए हैं। और हमें पता चलता है कि वो डंकी में बैठा हुआ इंसान उसके ग्रैंडफादर ही है। जिसके बाद ये सारी बातें उनको भी पता चल जाती है और उन्हें पता चलता है कि उसका मास्टर उसका ग्रैंडफादर है। ये सारी बात उसे वाइस प्रेसिडेंट से पता चलती है। हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट उसको इस बारे में और भी जानकारियाँ देता है। यहाँ पे बताता है कि हमारी फैमिली का एक ऐसा बंदा था जो कि पूरे वर्ल्ड में 24वें रैंक पे आया था। इस वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसानों में से एक था। ये सुनने के बाद वो कहता है कि सच में हमारी फैमिली में इतने ज़्यादा महान लोग भी रह चुके हैं क्या। ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो मास्टर यून को सिखाने लगता है। सारी की सारी ट्रेनिंग वो उसे दे रहा था, लेकिन इतनी आसानी से उसकी बातें सुनने वाला यून नहीं था। और यहाँ पर हम उसके बाद की 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ होती है। यहाँ पे हम देखते हैं यून प्रैक्टिस कर रहा होता है अभी उसी मास्टर के साथ। यहाँ पर एक टहरी से यहाँ पर बर्फ़ गिर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि हवा में उसका मास्टर और वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। यून के साथ मास्टर को फाइट करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यह अभी 2 सालों में यून अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना चुका है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि मास्टर भी अभी उसके सामने नहीं टिक पा रहे। हम देखते हैं वो दोनों लकड़ी की स्वॉर्ड से फाइट कर रहे हैं ताकि किसी को कोई चोट न लगे। हम देखते हैं कि उसका मास्टर यहाँ पे दूसरी तरीके की टेक्निक अपनाने की सोचता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे यून को हरा पाए। पर हम देखते हैं कि यून भी उसी टेक्निक से उसे पंच करता है। इसी के साथ दोनों को लगता है और हम देखते हैं इस वजह से बीच में जो बर्फ़ होती है वो फट जाती है और दोनों तरफ जाके गिरते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर यून ने अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि वो अपने मास्टर से ईजिली फाइट कर सकता है। दोनों यहाँ पर एक जगह पे आके बैठते हैं, जिसके बाद उसका मास्टर कहता है कि सच में तुमने अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। लेकिन उसके बाद भी उसे अप्रोच कर रहा होता है कि उससे आगे फाइट करे। इसके बाद यून कहता है कि बेटे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं लग रही कि अगर मैंने अगला अटैक किया तो शायद तुम बच पाओ। ये सुनने के बाद उसका मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें अपने मास्टर से तमीज़ से बात करनी चाहिए। हम देखते हैं उसका हाथ बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था, इसका मतलब वो अभी फाइट नहीं कर सकता था। और यून को ये बात पता थी और उसका मास्टर अभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि वो फाइट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर वो लोग आग जगा के बैठे होते हैं अपनी बर्फीली जगह पर। यहाँ पर मास्टर के साइड में एक चीज़ रखी होती है जो यहाँ पर रेड कपड़े से लपेटी हुई होती है। मास्टर कहते हैं कि आज ये तुम्हें तोहफा में दे रहा हूँ। इसी के साथ वो उसे उसकी तरफ फेंकते हैं। जब यहाँ पे यून उस चीज़ को ओपन करता है तो उसे पता चलता है ये एक ब्यूटीफुल स्वॉर्ड है। इसके बारे में मास्टर बताते हुए कहते हैं ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। इसको चलाने वाले के ऊपर है वो इसकी कितनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर कोई जादुई पावर तो नहीं, पर इसके अंदर इतनी पावर है कि किसी भी ब्लेड को ये ईजिली कट कर सकती है। ये सुनने के बाद यून कहता है कि मैं इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, क्योंकि ये नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। इस बारे में उसके मास्टर ने पहले ही बता दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इसे स्विंग करने लगता है, जिसे देखते हुए उसके मास्टर कह रहे होते हैं मुझे यकीन है मैं अपनी ज़िंदगी के जो इतने साल बर्बाद किए हैं वो गलत नहीं जाएंगे। ये बच्चा ज़रूर आने वाले वक्त में हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी बातें अभी वो सोच रहे होते हैं और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को देख रहे होते हैं।
तभी हम देखते हैं कि यून यहाँ पर बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे मास्टर देख रहे होते हैं। यहाँ पे यून के दिमाग में ख्याल आ रहा होता है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्वॉर्ड को मास्टर कर ले। और ये बात यहाँ पे मास्टर समझ चुके होते हैं, पर वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं है किसी भी स्वॉर्ड को मास्टर करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे अलग अलग मूव करता है, जैसे मास्टर ने उसे पहले सिखा रखा था। जब वो इस मूव को एक पत्थर के ऊपर अपनाता है तो एक पूरा पत्थर बीच से कट जाता है 2 पीसों में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे से चलते हुए मास्टर के पास आता है। मास्टर कहते हैं तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पूरी पावर को। ये सुनने के बाद वो शांत हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे फ़ाइट करनी होगी। उसका मास्टर कहता है तुम हर बार फ़ाइट के बारे में ही सोचते रहते हो, क्या तुम्हें हमेशा लड़ना ही पसंद है? जिसके बाद वो शांत हो जाता है और कहता है ये बुढ़ा तो बहुत ज़्यादा खड़ूस होता जा रहा है दिन ब दिन। इसके बाद हम देखते हैं उसका मास्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर अपनी पावर दिखानी होगी। यहाँ पर यान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। यून उसकी बात सुन लेता है, उसके पास आना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका बुढ़ा मास्टर लकड़ियों को जला रहा होता है। इसके बाद यून कहता है कि मैं अपनी पावर दिखाने को तैयार हूँ। तो उसका मास्टर कहता है सामने जो पेड़ है उसकी तरफ तुम्हें अपनी पावर को पूरी तरह से अनलीश करना है। ये सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस पेड़ के ऊपर ही करना चाहिए? क्या कोई और अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं है? तो उसका मास्टर कहता है मैंने जितना कहा है सिर्फ उतना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके मास्टर के कहने पे वो अपनी पूरी पावर यहाँ पे करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पूरी पावर को एक जगह पे यहाँ पर गैदर करता है और सोचता है कि मुझे अपने मास्टर को अपनी पावर को दिखाना ही होगा, तभी उन्हें समझ में आएगा कि मैं कितना ज़्यादा काबिल हो चुका हूँ। इसी के साथ वो उधर की तरफ घूम जाता है और कहता है आज इस बुड्ढे को मेरी ताकत का अंदाज़ा होकर रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि आज मुझे अपनी पावर दिखानी है। इसी के साथ वो पूरी पावर को यहाँ पर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिससे एक की निकलती है जो कि ब्लू कलर की होती है। इसी के साथ वो अटैक कर देता है उस ट्री के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ तूफान आ चुका होता है। उसका मास्टर कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अटैक था। जहाँ पर हम देखते हैं वो ट्री बिल्कुल टुकड़ों में बढ़ चुका होता है। वो ट्री दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये देखने के बाद उसका मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान था, यहाँ तक कि उस ट्री की आगे की जितनी ज़मीनें थी वो पूरी तरीके से खाली हो रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे यान अपनी और भी पावर लगा रहा होता है। ये उनकी पावर की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखने के बाद उसका मास्टर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यून ने बहुत तेज़ी से ये करने के बाद अपनी ब्लेड को अंदर रख लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने का पूरा ज़मीन ही खाली हो चुका है, सामने कुछ भी नहीं बचा है, चारों तरफ से पहाड़ डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो शांत हो जाता है बिल्कुल, और वो सोच रहा होता है उसका मास्टर ज़रूर उसकी तारीफ़ करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका मास्टर कुछ भी नहीं कहता, तो वो समझ जाता है कि उसके बारे में बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करने वाला। जिसके बाद वो उससे वापस से कहता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करने वाले नहीं हो। जिसके बाद उसका मास्टर कहता है मैं सोच रहा हूँ तुमसे नहीं फ़ाइट करूँ अभी। यहाँ पे वो कहने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि इसके बाद तुम मुझसे फ़ाइट करोगे। ये सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि चलो ऐसी बात है तो फिर हम फ़ाइट कर ही लेते हैं, लेकिन याद रखना अगर इस फाइट में कुछ भी होता है तो वो तुम्हारी गलती होगी बच्चे। ये सारी बातें मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, पर मैं फिर से कह रहा हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे यून मान जाता है और कहता है कि उसे फ़ाइट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे उसका मास्टर कहता है कि तुम्हारे परिवार में बहुत पुरानी एक तकनीक चलती आ रही है, तुम्हें वो ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पे यून गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसका मास्टर कहता है हमें लड़ाई करने के लिए पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचना है। ये सुनने के बाद यून कहता है पता नहीं ये बुड्ढे का दिमाग सटिया गया है, ये क्या क्या करवाने वाला है अभी मेरे से। जिसके बाद वो सारी चीज़ सोच रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर। जिसके बाद वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसके दिमाग में वही फैमिली टेक्निक आ रही थी जिसके बारे में उसके मास्टर ने भी बोला था। यहाँ पे वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते सोच रहा होता है कि मुझे पता है उस टेक्निक से किसी को भी हराया जा सकता है, ये हमारे परिवार की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है। वो भी पहाड़ पर चढ़ ही रहा होता है कि चढ़ते चढ़ते उसे दिमाग में कुछ ख्याल आने लगते हैं। उसे यहाँ पर अपना पास्ट याद आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे उसी लड़की की याद आ रही थी जो मारी गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं उसका चेहरा उसे दिमाग में आ रहा होता है। वो चाहता है कि उसे भूल जाए, पर वो उसे बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा होता। वो अपने पास से बिल्कुल भी दूर नहीं भाग पा रहा होता। यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने मास्टर के साथ चोटी पे पहुँच चुका है। इस बात से वो खुश है कि अब उसे मास्टर के साथ लड़ाई करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर कहता है तो तुम अपनी पोजीशन में आ सकते हो, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद यून कहता है कि इस टाइम का कितने देर से मैं वेट कर रहा था। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करने लगता है अपनी पावर से। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी आंखें वापस से ग्लो कर रही होती है, क्योंकि वो फाइट के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका है।
जिसके बाद हम देखते हैं उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है और सामने की तरफ उसके मास्टर ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, पर ये सच में रेयर स्वॉर्ड नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फाइटिंग के लिए सामने आ जाते हैं। यहाँ पे उसके मास्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चोट लगी तो मुझे मत कहना, और साथ साथ सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। इसी के साथ उसके मास्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल तूफान की स्पीड से, और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे यून सोच रहा होता है कि इसको लगता है कि सिर्फ मैं इसको डॉज करने के लायक हूँ। तभी हम देखते हैं उसके मास्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, और ये उसके मास्टर की बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बहुत स्पीड से यून के सामने आ जाते हैं। पर यून भी तैयार था। हम देखते हैं कि उसके मास्टर ने उसके ऊपर से अटैक कर दिया है और यून इसके लिए बिल्कुल रेडी था, और इसी के साथ उसने अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी आँखें खोली, जहाँ पर हम देखते हैं उसके मास्टर की स्वॉर्ड उसके सामने आई। इसी के साथ उसकी आँखें ग्लो करना शुरू कर देती है। उसने अपने तलवार को उठाया और एक मूव चला, जिससे हम देखते हैं उसकी मास्टर की स्वॉर्ड बिल्कुल कट गई, वो लोहा बिल्कुल पीसेस में बिखर गया। यहाँ पे हम देखते हैं उसका मास्टर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर सामने हुआ क्या। ऐसा लग रहा था किसी सब्जी को काटा जा रहा है और बहुत तेज़ रोशनी निकल रही है। तभी हम देखते हैं उसका मास्टर ये सब करते हुए आगे बढ़ गया और वहाँ से बहुत तेज़ रोशनी निकली। उसके मास्टर को अभी तक कुछ समझ नहीं आया, पर जब वो रुका और उसने अपनी स्वॉर्ड को देखा तब उसे समझ में आया कि अभी क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा शौक था ये देखने के बाद कि उसकी स्वॉर्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर यून ने वापस से अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लिया है और अपने मुँह से एक डार्क ऑरा छोड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसका मास्टर और भी ज़्यादा हैरान होने लगता है ये देखने के बाद, और उसी के साथ वो काँप रहा होता है ये सोच के कि क्या सच में वो जिससे फाइट कर रहा है वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने उसकी तलवार को बीच से ही काट दिया है। यहाँ तक कि उसकी तलवार के एक टुकड़े भी हवा में नहीं दिख रहे। यहाँ पे हम देखते हैं यून को, जो अभी भी शांत खड़ा होता है और सोच रहा होता है क्या पता उसका मास्टर हार मान जाए और उससे यहाँ पे बोले कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन सकता है, पर उसका मास्टर यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे हम देखते हैं इस बात से यून थोड़ा डिसअपॉइंट था, पर हम देखते हैं उसका मास्टर कहता है मुझे लगता है कि हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम बिल्कुल सही बंदे हो, और शायद मैंने सही इंसान को ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद यून बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है कि यून को यकीन था कि उसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन यहाँ पर भी उसका मास्टर कुछ भी नहीं कहता और बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शाम हो चुकी होती है। उसके बाद भी उसका मास्टर वहीं पर खड़ा होता है, जिसका मास्टर उसके बाद कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम पावरफुल होते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि तुमने जो स्वॉर्ड टेक्निक अभी मुझे दिखाई है उसके लिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, पावरफुल है। इसके बाद वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके मास्टर कहते हैं इसको मास्टर करने में तुम्हें 5 साल लग जाएंगे, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, इसलिए तुम्हें ये टेक्निक को छोड़ देना चाहिए। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं यून को, जो अभी उठा होता है, वो यहाँ पर थोड़ी कसरत करके बाहर आता है। तभी वो अपने फादर के ऑफिस में पहुँचता है, जहाँ पे उसके फादर बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा भी खुश था, क्योंकि कल रात उसके जो मास्टर था उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी, इसलिए वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर भी उसे खुशी से बोलते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अभी काम पे नहीं है, तो तुम्हें जाके अपनी बहन को लेके आना होगा स्कूल से। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकता हूँ। जहाँ पे उसके डैड भी उसे हाँ कह देते हैं, लेकिन उसे अभी यहाँ पे बोरिंग फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे उसे जाके क्यों लाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चला जाता है। यहाँ पे वो आराम से रिवर पार करते हुए जा रहा होता है। जिसके बाद हम सीधा उसको वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन का स्कूल है। उसके बाहर में वो आगे खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, मैं तो कभी अकेडमी में गया ही नहीं उस बुढ़े टीचर की वजह से। वो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस था। अच्छा वो मैं अकेडमी में नहीं गया, पता नहीं मेरी क्या हालत होती। तो इसके बाद वो और तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहा होता है, ये कहते हुए कि पता नहीं शायद उसके स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी। इसी के साथ वो वहाँ पे पहुँच के एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा होता है जैसे वो बहुत ज़्यादा ही बोल्ड इंसान हो। यहाँ पे हम देखते हैं कैरेट खड़ी होती है, जिसके लिए शायद कोई प्रिंसेस यहाँ पे भी पड़ती है, इसलिए उसके लिए यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं। जहाँ पे उसके कुछ गार्ड्स भी होते हैं, जहाँ पे जो मेन गार्ड होता है उसकी नज़र यून पे पड़ती है। वो सोचता है कि शायद उनके प्रिंसेस पे अटैक करने के लिए यून को भेजा गया है। तो यहाँ पे सोचता है कि वो डायरेक्ट पहले जाके यून के ऊपर अटैक कर दे ताकि उनके प्रिंसेस पे अटैक ना हो। और यून भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उन लोगों को ख़त्म करने के लिए यून यहाँ पे पहुँचा हुआ है। हम देखते हैं कि यून उनसे आके दिखा रहा होता है। इसी के साथ वो बंदा अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार होता है और कहता है शायद तुम फाइट करना चाहते हो। यून भी अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि यून वहाँ से एक बैच निकालता है जो कि गोल्डन कलर का होता है, जिसे देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये टॉप फैमिलीज़ में से एक का सिंबल था।
यहाँ पर वो इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने 4 मोस्ट पावरफुल फैमिली में से एक फैमिली के यंग मास्टर से पंगा लेने की कोशिश की है। आखिर उसके साथ क्या होगा? वो उस बैच को और ध्यान से देखते हुए और ज़्यादा घबराने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद उसके साथ क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर यून की बहन आती है, बहुत तेज़ी से भागती हुई, कहते हुए कि भाई सच में आप मेरे को लेने के लिए आए हुए हैं, मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे कभी लेने के लिए आओगे। इसी के साथ वो उसे गले लग जाती है। यहाँ पर यून कह रहा होता है, तुम पता नहीं इतना खुश किस बात के लिए हो रही हो, चलो घर चलो, डैड ने तुम्हें बुलाया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों को देखते हुए बंदा समझ नहीं पा रहा होता कि सच में वो बंदा सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि उनकी बहन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका भाई यहाँ पे उसे लेने के लिए आया था। ये उनको इस बात का पूरा समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करना चाहती है। इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये उनकी बहन अभी भी उसका हाथ पकड़ रही थी और कह रही थी कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मेरे को लेने के लिए यहाँ तक आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक बंदा उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी बंदे के सामने स्वॉर्ड निकालने से पहले समझ लो कि आखिर वो कौन है। वो समझ जाता है कि उसे अगली बार स्वॉर्ड निकालने से पहले समझना होगा कि आखिर उसके सामने कौन खड़ा है। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने फादर के पास पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं उसके फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। जहां पे जब वो दोनों अंदर आते हैं तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम दोनों अंदर आ सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर यून देखता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा यहाँ पर घबराए हुए हैं और यहाँ पर यून उससे पूछ ही लेता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है जिस वजह से आप इतना ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पर उसके फादर कह देते हैं कि असल में बात यह है कि तुम्हें जो मास्टर इतने टाइम से सिखा रहे थे वो मास्टर मर चुके हैं और इस बारे में खबर उन्हें 2 दिन पहले ही लगी है। ये बात सुनने के बाद यून कहता है तो क्या आज उनका फ्यूनरल है? तो कहते हैं हाँ, इसी वजह से वो यहाँ से अभी निकल रहे हैं उनके घर की तरफ। ये सुनने के बाद यून कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। जिसके बाद हम उनके कैरेट का सीन देखते हैं जो कि अभी उनके फ्यूनरल के लिए निकल चुके होते हैं। यहाँ पर यून बिल्कुल शांत होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और सोच रहा होता है कि मेरे मास्टर ने आज तक मुझे क्या क्या सिखाया है। वो अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा होता है कि उसके मास्टर ने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है और साथ साथ ये भी सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उसके मास्टर ने उसे बोला था कि अपनी जो स्वॉर्ड टेक्निक है उसे बदल लो, क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने में तुम्हें 5 साल लगेंगे, या फिर अगर तुम नहीं बदलते तो वो स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं यून ये सारी बातें सोच ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे मास्टर के जाने से वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था कि मास्टर चले गए हैं उसे छोड़ के। वह समझ नहीं पा रहा होता कि उसके दिल में ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है। जिसके बाद वो सोचता है कि ये वही फीलिंग है जो उस लड़की के मरने पर आई थी। वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मास्टर इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने और भी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी मुझे। उन्होंने मुझे कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जिससे मैं किसी को एक ही ब्लो में ख़त्म कर पाऊँ। यहाँ पे वो अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होता है जो हमेशा एक गधे पर बैठे रहते थे और उनके साथ वो चलता था। यहाँ पर इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी था, पर उसे अपने आप को संभालना था और ख़ुद को खुद ही ट्रेन करना था, क्योंकि अभी तक उसका कोई नया मास्टर नहीं था। यहाँ पर ये सारी बातें वो कैरेट्स में बैठ के सोच ही रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फ्यूनरल की जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे मास्टर सच में रहा करते थे। जहाँ पर वो पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे लोगों की भीड़ है, क्योंकि वो मास्टर कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो यहाँ पर टाउन के सबसे ज़्यादा फेमस लोगों में से एक थे और उन्होंने इन सारे एम्पायर को संभाला था। तभी हम देखते हैं सामने एक गार्ड आके खड़ा होता है, जिसे सारे लोग देखने लगते हैं, क्योंकि उस गार्ड ने भी उसी मास्टर से ट्रेनिंग ली थी और वो मास्टर हर किसी को ट्रेन नहीं किया करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं उसके सामने एक पावरफुल बंदा आता है जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली से था, लेकिन वो भी उससे तमीज़ से बात करता है क्योंकि वो गार्ड ट्रेन किया गया था उन मास्टर के द्वारा। तभी हम देखते हैं उस लड़के का यहाँ पे पिता आता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके दोनों लड़के उसके पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ पे हम यून को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ आया हुआ था उन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग भी उसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ से उनके ग्रैंडफादर बिलोंग करते थे, पर वो दूसरे साइड से थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ग्रीट करते हैं एक दूसरे से और बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर यून के फादर भी उनसे बात करते हैं और यहाँ पर उन लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में यहाँ पर यून बीच में बोल देता है। वो कहता है कि असल में तुम्हारी फैमिली टेक्निक मुझे पता है और ये मुझे मास्टर ने सिखाई है, और ये सारी की सारी बातें वो यहाँ पर खुलेआम बोल रहा होता है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। और यहाँ पे उसके डैड सबसे पहले वो बोलते हैं ये सारी बातें छोड़ो और मेरी बेटी से मिलो। यहाँ पे जैसी वो ये बात बोलते हैं तो यून की जो बहन है यहाँ पे उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि उसे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, मैंने आप लोग के बहुत ज़्यादा चर्चे सुने हैं। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं उसे देखने के बाद, लेकिन जब उनकी नज़र यहाँ पर वापस से यून की तरफ जाती है तो वो वापस से भड़क जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, इसके बारे में मास्टर ने हमें कभी भी नहीं बताया। यहाँ पर यून क्या लगता है, मैंने बोला मेरे पास तुम्हारी फैमिली टेक्निक है जो मुझे मास्टर ने सिखाई है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसका नाम भी बता देता है। ये सुनने के बाद उसके बेटे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं
ये कहते हुए कि आखिर तुम हमारी फैमिली टेक्निक को कैसे शुरू कर सकते हो यहाँ पे स्टडी करना, ये हमारा खुद का सामान है। यहाँ पे उसके डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं तुम इसके बीच में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे मास्टर ने सिखाई है और मास्टर जो चाहे वो करे, हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत नीचे आते हैं। और ये सारी बातें यून भी सुनता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इंसान यहाँ पे उसके फादर को ग्रीट करता है और कहता है हमें शांति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मास्टर की डेथ हुई है। हमारी फैमिलीज़ में लड़ाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। ये सारी बातें उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है। इसके बाद हम देखते हैं एक खुले आसमान के नीचे का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं अंदर की तरफ मास्टर के घर में उनका फ्यूनरल करने के लिए। दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं एक बंदे को जो कि सूंघते हुए कह रहा होता है मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी सिटी में कोई मॉन्स्टर आ चुका है। और वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, वो एक फॉग मॉन्स्टर है। ये सोचते हुए बोल रहा होता है कि हमारी सिटी में कोई मॉन्स्टर आ चुका है और हमें पता भी नहीं आखिर वो कौन है। हमें बताया जाता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मास्टर में से एक मास्टर है, जो कि किसी भी मॉन्स्टर के बारे में इजीली पता लगा सकता है। और यहाँ पर वो लोग बाकी लोग यहाँ पर मास्टर का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। तो क्या होने वाला है आगे? क्या ये बंदा यहाँ पर आएगा और यून को मार डालेगा मॉन्स्टर समझ के? ये देखने के लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, पर उससे पहले रुको। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए बस एक लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक से हमारे 500 लाइक कंप्लीट हो सकते हैं। और जिस भी वीडियो पे 500 लाइक होंगे मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करता हूँ। और इसी के साथ तुम्हें एक और बात बतानी थी, हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है, ज्वाइन का। तो वहाँ पर तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो 29 रुपीज़ से लेके, और भी यहाँ पर और भी ऑफर्स है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम कोई सा भी ऑप्शन चुनते हो उसके अंदर तुम्हें एक्सक्लूसिव वीडियो देखने का मौका मिलेगा, जो कि मैं अलग से तुम लोग के लिए डाला करूँगा। और वो सिर्फ मेंबर्स ही उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक अलग से एक ऑसम मांगा निकालने वाला हूँ, जो कि इसी हफ्ते मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा। और मुझे यकीन है तुम लोग ज्वाइन बटन को ज़रूर से खरीद लोगे, क्योंकि उसके बाद ही तुम उस वीडियो को देख पाओगे। इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देना। तमाशा मुस्कुरा कर